तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय योर जूलॉजी मेंटर विश्वजीत घोषाल सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं oogenesis के बारे में। तो oogenesis ये प्रोसेस क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल ओवरीज। हम लोग जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होता है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में या पेल्विक रीजन में, और एवरी ऑल्टरनेटिव मंथ में एक ओव्यूलेशन करते हैं और अपन फर्टिलाइजेशन उस ओव्यूलेटेड सेकेंडरी ओसाइट से ओवम फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये डिटेल प्रोसेस हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, ये oogenesis प्रोसेस जो है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है एक फीमेल की। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर होता है, मेल टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तुम लोगों को मालूम है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस एक मेल में कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम प्यूबर्टी, फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स। बट फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल दे आर एडवांस फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। तो बेसिकली फीमेल में होता क्या है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओवरी के अंदर कुछ जर्म सेल्स देखने को मिलता है। जर्म सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? जर्म सेल्स को हम लोग कहते हैं उगोनिया। दे आर फीमेल जर्म सेल, जहां से एक बनने का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अब ये उगोनिया हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड लिखा हुआ है 2n, यानी कि एक एक उगोनियम के पास, उगोनियस प्लूरल है, उसका एक सिंगुलर फॉर्म को बुलाएंगे हम लोग क्या? उगोनियम। तो एक उगोनियम के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दे आर डिप्लॉइड इन नेचर। अब ये उगोनिया क्या करते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन करके अपने ही जैसा बहुत सारे और उगोनिया सेल प्रोड्यूस कर लेते हैं ओवरी के अंदर। कब? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। अच्छा, अब इनमें से ये जो उगोनिया बना आफ्टर द माइटोसिस प्रोसेस, इनमें से सारी उगोनिया में से क्या होगा? अब डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब सेल डिवीजन नहीं होगा। ये अब क्या करेगा? ये अब अपना रूप बदलेगा, शेप साइज चेंज करेगा, मास गेन करते हैं, और मास गेन करके ये उगोनिया अब क्या बन जाता है? 1 डिग्री ओसाइट, जिसको कह सकते हैं हम लोग प्राइमरी ओसाइट। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन में बस सेल का शेप चेंज हुआ है, कोई भी सेल डिवीजन नहीं हुआ है, ना तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, ना तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है, तो इधर बेसिकली क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फ्रॉम उगोनिया टू प्राइमरी ओसाइट क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो उगोनिया भी डिप्लॉयड था, प्राइमरी ओसाइट भी क्या है? डिप्लॉयड ही देखने को मिलता है। तो सिमिलरली अगर कोई पूछे उगोनिया से प्राइमरी ओसाइट कैसे बना, तो तुमको बताना है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन देन डिफरेंशिएशन। गॉट इट? ओके। अब ये प्राइमरी ओसाइट जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही मियोसिस 1 सेल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। मियोसिस 1 यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन ये टू अर्ली है एक फीमेल के लिए, क्योंकि वो अभी फिटस फॉर्मेट में है, वो मदर की यूट्रस के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। तो ये मियोसिस 1 स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट मतलब उसको मियोसिस 2 में एक स्पेशल फेज में, मियोसिस 2 में स्पेशल फेज आता है जिसका नाम है प्रोफेज 1, एंड प्रोफेज 1 का भी डिप्लोटिनी फेज में इसका सेल डिवीजन को तत्काल के लिए रोक दिया जाता है। टेम्पोरली उसको पॉज कर दिया जाता है कि तुम अभी सेल डिवीजन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, जो कि इसके सराउंडिंग में जो सेल्स रहता है वो उस इनहिबिटिंग फैक्टर को रिलीज करके ये जो सेल डिवीजन स्टार्ट किया था मियोसिस 1, उसको पॉज कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरेस्टेड हो गया। कब? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। अच्छा, अब उसी कंडीशन में वो अरेस्टेड कंडीशन में रह जाता है, राइट? अच्छा, अब आता है, अब क्या आता है? वो पल जिसमें अब उस बिटिया रानी का जन्म हुआ, यानी कि अब हुआ बर्थ। अब बर्थ के बाद उसको और 11 से 12 साल इंतजार करना पड़ता है अंटिल प्यूबर्टी। तो देखो, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके प्यूबर्टी तक
बिल्कुल इसी कंडीशन में, यानी कि म्यूसिस 1 के प्रोफेज 1 के एरेस्टेड कंडीशन में ये प्राइमरी ओसाइट फीमेल ओवरी के अंदर रह जाता है, और वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर रहता है ओवरी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये जो ओसाइट है उसको एक स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर कैद करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट फीमेल ओवरी के अंदर प्यूबर्टी तक कैद होकर रह जाता है। अब जैसे प्यूबर्टी आया, ठीक है, जैसे प्यूबर्टी आया, फीमेल बॉडी में क्या, पल्सेटाइल सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच हार्मोन स्टार्ट हो गया। कहां से? फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जीएनआरएच। ये जीएनआरएच किसको स्टिमुलेट करता है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करते हैं। एंड एज अ रिस्पॉन्स एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एफएसएच एंड एलएच, ये प्यूबर्टी में आके ये जो रुका हुआ म्यूसिस 1 था, ये वापस से रिज्यूम हो जाता है, ये अब कंटिन्यू होना स्टार्ट कर देते हैं। अब म्यूसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सारे प्राइमरी ओसाइट एक साथ म्यूसिस 1 कंप्लीट नहीं करते हैं, कुछ प्राइमरी ओसाइट हर एक मंथ में लगभग एक ओव्यूलेशन होना है, तो एक ही प्राइमरी ओसाइट को ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होने देना है, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी ओसाइट क्या किया, अब प्यूबर्टी में आते म्यूसिस 1 कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद 2 सेल बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे म्यूसिस 1 जो हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन तो इक्वली हुआ है। देखो 2 सेल बना है, दोनों में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम गया है। प्राइमरी ओसाइट के पास 2n था, यानी कि 46 क्रोमोसोम था, 23 क्रोमोसोम ये वाला सेल के पास आ गया है, और 23 क्रोमोसोम ये छोटू सा सेल के पास आ गया है। ये जो बड़ा सा सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। ये जो छोटू सा सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा, ऐसा भेदभाव क्यों है, ये बड़ा ये छोटा? क्योंकि ये जो म्यूसिस 1 डिवीजन होता है ना, इसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियर डिवीजन तो इक्वली हुआ है, इसलिए दोनों में 23 क्रोमोसोम है, बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म चला गया है और इसके पास साइटोप्लाज्म गया ही नहीं। तो इस तरह के सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो जिसके वजह से एडवांटेज किसको मिलता है? सेकेंडरी ओसाइट को। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी, इसके साथ क्या होगा अभी भी वो जानकारी हम लोग के पास नहीं है, एटलीस्ट एनसीईआरटी में यही बोला है। तो मोस्ट ऑफ द चांस केसेस में क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी तुरंत डीजेनरेट कर जाता है, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा साइटोप्लाज्म ना होने के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए रिसोर्स ही नहीं होता है। एक सेल कैसे जिंदा रहता है? उसको खाना चाहिए, और वो खाना कहाँ पे रहेगा? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बेचारा फर्स्ट पोलर बॉडी के पास खाना पीना नहीं है, क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म कम है बहुत, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ओसाइट को आप फोकस करो। अब ये सेकेंडरी ओसाइट कौन सा सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं? सेकेंडरी ओसाइट अब म्यूसिस 2 या सेकेंड म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर से वही सेकेंड म्यूटिक डिवीजन ये स्टार्ट किया कि नहीं, कुछ देर में ये वापस अरेस्ट कर लिया जाता है, वापस ये अरेस्टेड हो जाता है। अब कौन सा स्टेज में अरेस्ट हुआ? सेकेंड म्यूटिक डिवीजन का मेटाफेज 2 में, ठीक है। मेटाफेज 2 में उसको अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि मेटाफेज के बाद जो एनाफेज आएगा, उस एनाफेज सेल डिवीजन का उस स्टेज तक पहुंचने के लिए इसके पास वो एंजाइम्स, वो कंपोनेंट्स, वो फैक्टर्स नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, ऐसा सेकेंडरी ओसाइट जो कि म्यूसिस 2 का मेटाफेज 2 में अरेस्टेड हो चुका है, उसका ओव्यूलेशन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी उसको अब बाहर फेंक देते हैं। तो ओवरी से जो बाहर आया, ओव्यूलेट हुआ, वो कौन सा स्टेज आया एग का? सेकेंडरी ओसाइट स्टेज आया। सेकेंडरी ओसाइट जो कि मेटाफेज 2 ऑफ म्यूसिस 2 में अरेस्टेड होकर बैठा हुआ है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, ये सेकेंडरी ओसाइट का ओव्यूलेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में ही डीजेनरेट हो जाएगा, यानी कि उसका डेथ हो जाएगा। तो क्या कभी भी ओवम नहीं बन सकता है? बनेगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए फर्टिलाइजेशन चाहिए।
तो अगर मानो कि एक पर्टिकुलर मंथ में ओव्यूलेशन हुआ सेकेंडरी oocyte का, अब उस मंथ में स्पर्म भी आ गया, तो स्पर्म आएगा तो स्पर्म और ओवम मिलके डांस करेगा क्या, स्पर्म और ओवम मिलके करेगा फर्टिलाइजेशन। तो अपन द एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इनसाइड दिस सेकेंडरी oocyte, अब क्या होगा, ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ये सेकेंडरी oocyte चेंज होके बन जाएगा oocyte या ओवम। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सेल डिवीजन में एक सेल से 2 सेल बनता है, तो ये oocyte या ओवम, तो ये एक सिंगल सेल है। तो दूसरा सेल कहाँ गया, यहाँ पे भी एक छोटू सा सेल बना जिसका नाम है सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी भी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि अपन को मिल गया है अपना रानी, अपना हीरोइन, कौन, oocyte या ओवम। ये भी हैप्लॉइड नेचर का है, क्योंकि मियोसिस 2 जो है ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि सेकेंडरी oocyte के पास भी 23 क्रोमोसोम रहेगा, और मियोसिस 2 कंप्लीट करने के बाद जो oocyte बनेगा या ओवम बनेगा, इसके पास भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंडरी oocyte से oocyte या ओवम फॉर्मेशन कब होता है, तो तुम आंसर दे सकते हो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ये कारनामा होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को, तब उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम लोग जाइगोट कहेंगे। लेकिन स्पर्म जब एंट्री ले लिया है उसी समय वो सेकेंडरी oocyte जो कि मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में रुका हुआ था, उसका सेल डिवीजन अब कंप्लीट हो जाएगा, वो तुरंत बन जाएगा oocyte, और एक सेल बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी तुरंत मर जाएगा, अब ये oocyte या ओवम के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस आके जुड़ जाएगा और एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो इसमें आपको क्या क्या चीज ध्यान देना है कि इस प्रोसेस में कितना प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बन रहा है। तो एक प्राइमरी oocyte से यहाँ पे एक ही ओवम बनता है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनता था। ये सारे कुछ चीज है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ था, ये पूरे oogenesis प्रोसेस में एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। आपको याद रखना पड़ेगा oogenesis प्रोसेस में कहाँ तक एम्ब्रियोनिक लाइफ में हुआ है, कहाँ तक आफ्टर बर्थ हुआ है। ठीक, तो एक एक चीज आपको याद रखना है, कहाँ पे अरेस्ट हुआ है, फर्स्ट अरेस्ट कहाँ पे हुआ, सेकंड अरेस्ट कहाँ पे हुआ, कौन सा स्टेज में हुआ। फर्स्ट अरेस्ट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 स्टेज में हुआ, सेकंड अरेस्ट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 फेज में हुआ। तो ये सारी चीज आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, अब और थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखो, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओवरी के अंदर पहले क्या बना था, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओवरी के अंदर पहले बना था ये oogonia। ठीक है, ओके। अब ये oogonia जैसे बना, ये oogonia को चारों ओर से कुछ सेल ने आके इसे घेर लिया। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। अब मानो कि oogonia को कैद कर लिया गया, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, अच्छा, अब ये oogonia अब oogonia नहीं रहेगा, ये oogonia माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन करके क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर एक का कौन सा स्टेज है, प्राइमरी oocyte स्टेज है। ओके, अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल और ज्यादा मैच्योर होके क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल बना। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमोर्डियल फॉलिकल में डिफरेंस क्या है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके अंदर भी यही है प्राइमरी oocyte, बट प्राइमोर्डियल फॉलिकल में जो आउटसाइड में, एग के आउटसाइड में या प्राइमरी oocyte के आउटसाइड में जो सेल्स है दे आर फ्लैट इन नेचर, और प्राइमरी फॉलिकल में एग के बाहर जो सेल्स है दे आर कॉलमनर इन नेचर। तो इसलिए ये फॉलिकल बनाने के लिए ये जो एग को चारों ओर से घेर के रखा है, इनको हम लोग इधर बोलेंगे फॉलिकुलर सेल, या बेटर इसको ग्रैनुलोसा सेल कहा जाता है। ठीक है, तो एक फॉलिकल के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा, मैच्योरिंग एग, उसको चारों ओर से जो सेल घेर के रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल। और इस फॉलिकल का जो आउटर कवरिंग होगा जो कि ग्रैनुलोसा सेल मिलके बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है, अच्छा, अब एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये प्राइमरी फॉलिकल तक ही देखने को मिलेगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक एक ओवरी के अंदर लगभग कपल ऑफ मिलियंस, 2 मिलियंस के आसपास प्राइमरी फॉलिकल, और एक एक प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक एक प्राइमरी oocyte देखने को मिलता है।
इसलिए एनसीईआरटी बताता है कि आफ्टर बर्थ एक ओवरी के अंदर कोई नया उगोनिया फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही सारा उगोनिया जो है प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक ओवरी के अंदर फॉलिकल का कौन सा स्टेज मिलेगा? प्राइमरी फॉलिकल। एग का कौन सा स्टेज मिलेगा? प्राइमरी oocyte। अब जैसे प्यूबर्टी आएगा एक एक मंथ में क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी फॉलिकल एक एक करके डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सारे प्राइमरी फॉलिकल एक साथ डेवलप नहीं होगा, एक एक मंथ में एक एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली और ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो देखोगे कि एक एक मंथ में कुछ 10-20 प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक प्राइमरी फॉलिकल अल्टीमेटली ओव्यूलेशन करा पाता है, बाकी सब मर जाता है, बाकी सबका एक्ट्रेशिया हो जाता है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर एक नया टर्म आपको सीखने को मिला, एक्ट्रेशिया। ओवरी के अंदर जब फॉलिकल का डेथ हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एक्ट्रेशिया। अच्छा, तो ये प्राइमरी फॉलिकल अब डेवलप्ड होके प्यूबर्टी के बाद क्या बनता है? कोई एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्ड होके क्या बनाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एग का कौन सा स्टेज है? वही स्टेज है, प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल का साइज कैसे बड़ा हो गया? इसमें इसके अंदर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है इसका नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और इसके बाहर की तरफ, सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर की तरफ, ये ग्रैन्युलोसा सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, इसके बाहर और एक लेयर बन चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं थेका लेयर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेका लेयर। ठीक है, अब ये और थोड़ा सा डेवलप करेगा। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को डेवलप करवा रहा है प्यूबर्टी के बाद। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा? ये जो प्राइमरी oocyte था, ये जो 1 डिग्री oocyte था, ये अभी प्राइमरी oocyte नहीं रहेगा। ये अब अपना जो रुका हुआ मियोसिस 1 डिवीजन है उसको कंप्लीट करके टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ये बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कौन सा फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनाएगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कौन सा फॉलिकल के अंदर बनेगा? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर बनेगा। टर्शियरी फॉलिकल को और कैसे पहचान सकते हैं? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्राम। ठीक है, पहली बार एंट्राम कौन सा फॉलिकल में देखने को मिलेगा? टर्शियरी फॉलिकल में देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे बाहर कौन सा लेयर था सेकेंडरी फॉलिकल में? थेका। टर्शियरी फॉलिकल में भी थेका रहेगा, लेकिन यहाँ पे थेका 2 लेयर में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, आउटर थेका एंड इनर थेका। आउटर थेका को हम लोग बोलते हैं थेका एक्सटर्ना और इनर थेका को हम बोलते हैं थेका इंटरना। तो थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना ये टर्शियरी फॉलिकल में देखने को मिला। और थोड़ा सा डेवलप हुआ ये टर्शियरी फॉलिकल, अब ये बन जाएगा मैच्योर फॉलिकल। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल होता है इसको हम लोग क्या नाम दिए? ग्राफियन फॉलिकल, बाय द रेस्पेक्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो इस प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में स्टडी किए। ठीक है, ओके, तो दिस ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज द मैच्योर फॉर्म ऑफ फॉलिकल, यानी कि अब फॉलिकल का साइज सबसे बड़ा हो चुका है। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा? ये एंट्राम भी और थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। एंट्राम के अंदर जो फ्लूइड आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं लिकर फॉलिक्यूली, राइट। अच्छा, अब ये सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी एक का जो स्टेज देखने को मिलेगा दैट इज सेकेंडरी oocyte ओनली। ये सेकेंडरी oocyte के बाहर के तरफ और एक लेयर बन चुका है, एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेनस लेयर, जिसको हम लोग कहेंगे जोना पेलुसिडा, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ एनसीईआरटी। हम जो भी बता रहे हैं एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte के बाहर पहली बार देखने को मिलता है। अच्छा, अब ग्राफियन फॉलिकल जो है एफएसएच का इन्फ्लुएंस तो था ही इसके ऊपर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी अब इसको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अंडर द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच, मेनली एलएच इसको स्टिमुलेट करेगा ओव्यूलेट करने के लिए, यानी कि ये सेकेंडरी oocyte को अब बाहर रिलीज कर देते हैं।
ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट जो बाहर रिलीज हुआ उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दिए, ओव्यूलेशन नाम दिए। अब ये सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेशन होने के बाद ये मियोसिस 2 में चला जाएगा, लेकिन मियोसिस 2 में जाके भी ये मेटाफेज 2 में जाके अरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मानो कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट का ओव्यूलेशन हुआ, ये 24 घंटा के आसपास स्पर्म के लिए इंतजार करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अगर इसके साथ स्पर्म का मुलाकात नहीं हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, तो क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेटेड ग्राफियन फॉलिकल, खाली ग्राफियन फॉलिकल एक न्यू येलो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे जो थेका सेल्स था ग्राफियन फॉलिकल के बाहर, उस थेका सेल्स से एक स्पेशल पिगमेंट बनाना स्टार्ट किए, ल्यूटिन पिगमेंट, जिसके वजह से ये येलो कलर का दिखता है। ठीक है, लेकिन इनिशियली जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होते हुए नजर आएगा, इसलिए उसको हम लोग नाम दिया है कॉर्पस हेमरेजिकम। मतलब ऐसा बॉडी, ऐसा येलो बॉडी जिसके अंदर थोड़ा सा हेमरेज हो चुका है, कि ब्लीडिंग हो चुका है, बट दिस इज अ क्वाइट टेम्पोररी स्टेज। तुरंत ये कॉर्पस हेमरेजिकम बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या होता है, येलो बॉडी। ल्यूटियम मतलब होता है बॉडी, सॉरी ल्यूटियम वर्ड आया है येलो से, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम ये खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। ओवरी के अंदर, ग्लैंड के अंदर ग्लैंड, बेसिकली ये 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं। मेनली ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन छोड़ के ये एस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत रिलीज कर सकता है। कॉर्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन छोड़ के ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम 11 to 14 डेज रहते हैं। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये इंतजार करते हैं 11 से 14 दिन तक कि शायद फर्टिलाइजेशन हो जाए, लेकिन बेचारा जब 11 से 14 दिन तक इंतजार करने के बाद भी देखा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई सिग्नल नहीं आया इसके पास, ये बेचारा इस बेचारा का डेथ हो जाता है। ये अपना सारे सिक्रेशन बंद कर देते हैं, अब प्रोजेस्टेरॉन ये नहीं बनाएगा, एस्ट्रोजन नहीं बनाएगा, और उसका जो स्कार है या उसका जो डेड बॉडी है वो व्हाइट कलर में तब्दील हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। ठीक है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम इधर बना ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद, ग्राफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन के बाद, इस कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता, ये सेकेंडरी ओसाइट का अगर स्पर्म आ जाता तो जाइगोट बनता, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता। तो उस समय फीमेल बॉडी में जो एम्ब्रियो एंड प्लासेंटा है वो एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करता है, एक एक्सक्लूसिव प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका नाम है, मतलब एक्सक्लूसिव हार्मोन जो ओनली प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होता है, उसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो HCG हार्मोन तब ये कॉर्पस ल्यूटियम के पास ये खुशखबरी लेके आता, यानी कि सिग्नल लेके आता, अब बॉडी में एम्ब्रियो बन चुका है, अब तुमको 14 दिन में नहीं मरना है, अब तुमको 3 से 4 महीना और जिंदा रहना है। तो उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। तो कॉर्पस ल्यूटियम 2 टाइप का बनता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस बनता है, जिसका लाइफ स्पैन होता है 11 to 14 डेज, उसके बाद वो कॉर्पस अल्बिकन्स बन के मर जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है एंड प्रेगनेंसी आएगा फीमेल बॉडी में, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, एंड वो कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 3 से 4 महीना तक जिंदा रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करते रहेगा। और क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होता है, प्रोजेस्टेरॉन को भी हम लोग कह सकते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, बट ये प्रेगनेंसी का खुशखबरी कॉर्पस ल्यूटियम तक कौन कैरी करके लाता है, याद रखना है, वो हार्मोन का नाम है HCG, दैट इज एन एक्सक्लूसिव हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान और भी कुछ एक्सक्लूसिव हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं फीमेल बॉडी, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ हार्मोन होता है जिसको हम लोग रिलैक्सिन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ठीक है, तो 3 हार्मोन जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो
प्रेगनेंसी एक्सक्लूसिव होता है, HCG होता है, HPL होता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एंड रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन फीमेल बॉडी में ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोड्यूस होता है। खैर हम लोग अभी दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। तो ये हो गया ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट का डिफरेंट स्टेजेस।